तस्वीरों के बीच अपराध की एक कहानी जो पश्चिम यूपी में जातीय तनाव की वजह बनती जा रही है। मेरे एक तरफ एक वीडियो है जिसमें एक पुलिस वाला थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है। मेरे दूसरी तरफ एक और वीडियो है जिसमें एक पुलिस वाला नेता के सामने हाथ जोड़ता नजर आ रहा है, लेकिन इसके बीच जो कहानी खड़ी है वो आपको नहीं दिख रही है। इसे एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा कि सस्पेंस केवल सिनेमा के पर्दे पर नहीं होता, जिंदगी भी सरप्राइज और सस्पेंस से भरी पड़ी है। 8 जुलाई 2026 सोशल मीडिया पर करीब 30 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में मेरठ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अविनाश पांडे प्रदर्शनकारियों के बीच जाते दिखाई देते हैं। पहले वो सड़क पर मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों को थप्पड़ मारते हैं। इसके बाद पुलिस वैन का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर बैठे एक शख्स की पिटाई करते हुए दिखाई देते हैं। फिर वैन का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। वीडियो तेज़ी से वायरल होता है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं। जो लोग पीटे जा रहे हैं वो कौन हैं? उन्हें क्यों पीटा जा रहा है? जवाब केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। 30 सेकंड का वीडियो और उसके किरदार कहानी नहीं है, ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा भर हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है करीब 2.5 साल पहले। मेरे हाथ में एक FIR की कॉपी है जिसमें इस कहानी के कई किरदार दर्ज हैं। धीरे धीरे उनकी पहचान होगी। एक जुर्म दिखेगा जो राजनीति के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। 2020 के हाथरस दलित महिला हत्याकांड की याद दिला रहा है। 16 मई 2026 यूपी में मेरठ का TP नगर थाना गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई। शिकायत करने वाले का नाम वेद प्रकाश और गुमशुदा होने वाली थी उनकी बेटी, नाम ललिता। पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक ललिता 15 मई को एग्जाम देने गई थी, वापस नहीं आई। रात होते होते उसी थाने में एक और तहरीर दी गई, एक लड़के के खिलाफ, नाम था अंकुश। आरोप लगाया गया कि अंकुश ने ललिता को अगवा किया है क्योंकि वो ललिता पर शादी का दबाव बना रहा था। ललिता के इनकार करने पर किडनैप कर लिया। दोनों शिकायत पर एक साथ तफ्तीश शुरू हुई। अगले दिन 17 मई पुलिस को एक लावारिश लाश की सूचना मिली। मौके पर शिनाख्त हुई, शव ललिता का था। गुमशुदगी और किडनैप का केस हत्या में बदल गया था। पुलिस के सामने 2 काम थे, हत्या की गुत्थी सुलझाना और ये पता लगाना कि इस वारदात में कौन कौन शामिल था। पुलिस ने नामजद आरोपी से जांच शुरू की तो सीधे 2 साल पहले पहुंचकर रुक गई। जनवरी 2024 मेरठ का रोहटा इलाका। 2 परिवार आमने सामने खड़े थे। मुद्दा जाट और जाटव का था। ललिता और उनके परिवार के साथ जाटव, अंकुश और उनके परिवार के साथ जाट समुदाय के लोग थे। ललिता के परिवार का दावा था कि अंकुश ललिता को देहरादून ले गया था। इसके लिए उसने अपने दोस्त हनी शर्मा से किराए की गाड़ी ली थी। विवाद बढ़ा लेकिन सहमति भी बनी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अंकुश के भाई अंकित और उसके दोस्त हनी शर्मा ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। इस घटना और समझौते के चश्मदीद पूर्व ग्राम प्रधान और गांव के कुछ लोग भी थे। जांच में शामिल पुलिस सूत्रों का दावा है कि विवाद उस समय ठंडा हो गया। कुछ महीने बाद अप्रैल 2025 में ललिता का परिवार रोहटा छोड़कर मेरठ के TP नगर इलाके में रहने लगा। इस बीच अंकुश को शक हुआ कि ललिता किसी दूसरे लड़के के साथ रिश्ते में आ गई है। अंकुश को बुरा लगा, ललिता को मिलने के लिए बुलाया और उसी के बाद ललिता की गुमशुदगी और हत्या की बात सामने आई। ललिता का शव मिलने के बाद पुलिस की जांच सीधे अंकुश तक पहुंची। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद अंकुश ने अपने परिचित आदेश को फोन किया। आरोप है कि आदेश घटनास्थल पर पहुंचा, अंकुश को वहां से दूर ले गया और सबूत छिपाने में उसकी मदद की। इसी आधार पर आदेश के खिलाफ BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 238, 239 और 249 के तहत कार्रवाई की गई। जांच आगे बढ़ी तो अंकुश के भाई अंकित की भूमिका भी सामने आई। पुलिस का आरोप है कि उसने हत्या के आरोपी को शरण दी और साक्ष्य छिपाने में मदद की। इसी आधार पर अंकित के खिलाफ भी BNS की धारा 238, 239 और 249 और SC/ST एक्ट की धारा 3 सबसेक्शन 2 5A लगाई गई। लेकिन जांच में एक नाम ऐसा भी था जिस पर शुरू में शक गया, लेकिन पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन से अलग कर दिया।
ये नाम था हनी शर्मा का। पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन हनी शर्मा सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकल चुका था। टोल प्लाजा की फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR, चश्मदीदों के बयान, फोटो और वीडियो के आधार पर पुलिस ने उसकी लोकेशन की पुष्टि होने का दावा किया। इसी बीच ललिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में सूचना मिली। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, एसिड अटैक की भी पुष्टि नहीं हुई। कपड़ों पर भी पहली नज़र में एसिड के निशान नहीं मिले। हालांकि नमूनों को आगे की जांच के लिए भेजा गया है। जांच का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। पुलिस का कहना है कि शुरुआती शिकायतों और परिवार के बयानों में लगातार यही आरोप लगाया गया कि अंकुश ललिता पर शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक अलग तर्क रखा गया। कहा गया कि पीड़िता खुद शादी करना चाहती थी, जबकि अंकुश ने उसके जाटव होने की वजह से शादी से इनकार कर दिया। इसी वजह से अंकुश ने ललिता की हत्या कर दी। दावा है कि यहीं से केस का चेहरा बदला। केस को जाट बनाम जाटव का रंग दिया जाने लगा। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन अपराध अब राजनीति की ओर मुड़ गया था। हत्याकांड को जाट जाटव के रंग में घोलकर तूल दिया जाने लगा। हत्या के मुकदमे में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गईं। पश्चिमी यूपी में वहाँ की राजनीति में जाट जाटव बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। इससे पहले 2020 में हाथरस हत्याकांड भी ऐसी ही एक कहानी की याद दिलाता है, जिसमें विवाद क्षत्रिय और वाल्मीकि समुदाय के बीच था। धीरे धीरे कई दलित संगठन इस मामले में सक्रिय हो गए। उनके साथ दूसरे सामाजिक और राजनीतिक समूह भी जुड़ने लगे। पुलिस की जांच पर भी सवाल उठने लगे। आरोप लगाया गया कि हत्या में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। खासकर अंकुश के दोस्त हनी शर्मा को लेकर काफी आक्रामक हो गए लोग। 8 जुलाई 2026 की सुबह मेरठ कमिश्नरेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे। ललिता हत्याकांड की फिर से जांच हो, पुलिस हनी शर्मा को भी अरेस्ट करे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस जातिगत भेदभाव कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच के लिए जिम्मेदार लोगों में दलित पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान वो वीडियो बनाने का दावा किया गया, जिसमें SSP अविनाश पांडे प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाते दिख रहे हैं। प्रदर्शन के खिलाफ दर्ज की गई FIR की एक कॉपी मेरे पास है। इसके मुताबिक 8 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे बिना अनुमति एक समूह मेरठ कमिश्नरेट पहुंचा। प्रदर्शनकारियों से कई बार वहां से हटने की अपील की गई, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हटे। FIR के मुताबिक कमिश्नरेट चौराहे पर जाम लगाया गया। जिला अधिकारी कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई। FIR कहती है कि प्रदर्शनकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों की गरिमा के खिलाफ अपराध किया। एक महिला ASI सदमे से बेहोश हो गई। कई जवान घायल हुए। SSP अविनाश पांडे का दावा है कि प्रदर्शन का आयोजन रवि गौतम और दिग्विजय भाटी ने किया था। पुलिस का कहना है कि दोनों मेरठ के रहने वाले नहीं हैं। इस केस से उनका सीधा रिश्ता नहीं है। सस्ती लोकप्रियता के लिए नेतागिरी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक रवि गौतम ने आत्मदाह की धमकी भी दी थी। पुलिस ने ये भी दावा किया कि रवि गौतम के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिग्विजय भाटी के खिलाफ भी कई मामले हैं। उसके अलावा गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी थी। पुलिस का कहना है कि दिग्विजय मौके से फरार हो गए, जबकि 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 जुलाई को इसी केस से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस के अधिकारी हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। उनके सामने नगीना से सांसद चंद्रशेखर खड़े हैं। चंद्रशेखर पूछ रहे हैं कि उनकी गाड़ियों को आगे जाने से क्यों रोका जा रहा है। पुलिस का जवाब है, ऊपर से आदेश है। पहले SSP का थप्पड़ कांड और अब हाथ जोड़ते पुलिस अधिकारी। चंद्रशेखर ललिता के परिवार से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें सिवाया टोल प्लाजा दौराला मेरठ में रोक लिया गया। इससे पहले उन्हें मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर भी पुलिस ने रोका था। यूपी में चुनाव हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ललिता हत्याकांड का राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है। गुनाह में जब पॉलिटिक्स घुसती है तो इंसाफ की मंजिल दूर होने लगती है।